इसको सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं तो 18 और 11 कितना हो जाएगा 29, और 29 और 5 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो हमारे पास सिक्कों की संख्या ऐसी होगी जो 34 से डिवाइड हो जाएगी। तो 34 से डिवाइड होने वाला यहाँ पर 34 को आधा कर लो तो कितना हो जाता है 17। तो 17 से डिवाइड करने वाले संख्या देख लो, तो 17 से डिवाइड होता है 136, 17 अट्ठे 100। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि 145 भी 17 से डिवाइड नहीं होता, 154, 17 नब्बे 153 होता है, और 63 153 होता है। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं 17 से नहीं कट रही है, केवल कौन कट रहा है बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे बी। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज एक मॉक टेस्ट और करते हैं। ये भी मॉक टेस्ट भी वन विभाग और जेल विभाग का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन पर बेस्ड है ये। ठीक है, और इसमें भी मैंने कोशिश की है कि थोड़े नए टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब पी क्यू और आर किसी कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पी और क्यू एक साथ 75% काम करते हैं और क्यू और आर एक साथ 55% कार्य करते हैं। तीनों में से किसकी कार्य कुशलता सबसे कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली देखने को नहीं मिलते हैं ना। पी और क्यू किसी काम के लिए नियुक्त किए गए, मतलब पी क्यू और आर को मिलकर पूरा 100% काम करना था। ठीक है, उसमें से देखिए पी और क्यू ने मिलकर कितना किया है 75, और क्यू और आर ने मिलकर कितना किया है 55। तो अगर देखें तो दोनों का मिला के कितना हो गया है 130%। 70 और 55, 70 50 120, 5 और 5 10, 130% हो चुका है। तो क्यों हुआ है 130%? होना तो 100% था। क्यों हुआ? क्योंकि Q ने P के साथ भी काम किया और Q ने R के साथ भी काम किया। हमें Q को लेना था एक बार, जबकि Q ने P और Q और R दोनों के साथ काम कर लिया, P और R के साथ दोनों के साथ काम कर लिया, तो एक बार Q का काम एक्स्ट्रा हो गया है, और इसलिए 30% क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि Q 30% काम करता है। अब देखिए P और Q मिलके 55 करते हैं, तो P कितना कर रहा होगा 45। ठीक है, और Q और R मिलके 55% करते हैं, तो और Q 30 करता है, मतलब R कितना करता होगा यहाँ पे, R करता होगा 25%। ठीक है, तो 25 और 30 55, और 30 और 45 75 हो गया सेट। तो हमें क्या बोला है, तीनों में से किसकी कार्य कुशलता सबसे कम है। देखिए P करता है 55%, Q करता है 30% और R करता है 25%। तो सबसे कम कार्य कुशलता किसकी है, आर की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक केमिस्ट के पास 20 लीटर का घोल है जिसमें मात्रा के हिसाब से 10% नाइट्रिक एसिड है। वह पानी मिलाकर 5% शक्ति के घोल को पतला करना चाहता है। कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए? ठीक है, एक तो भाषा में उतना स्पष्ट नहीं हो रहा था लेकिन मैंने इसको आपके लिए ज्यादा स्पष्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप भी वही भाषा सीखो जो भाषा एग्जाम में आती है, ताकि आपको पता रहे कि वो प्रैक्टिस से आएगा। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन से समझ में आता जाएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो 20 लीटर हमारे पास घोल है जिसमें से 10% क्या है नाइट्रिक एसिड है। एसिड का परसेंटेज कितना है 10%, तो बाकी का 90% क्या होगा पानी। अब 10% है तो 20 का 10% कितना जाएगा 2, तो 2 लीटर क्या है यहाँ पर पानी है, और बाकी का बचा हुआ 2 लीटर एसिड है, और बाकी का 18 लीटर क्या है पानी है। ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं वैसे। अब देखिए हमें इस पर मिलाना है पानी, हम क्या मिलाएंगे पानी। तो पानी मिलाने से एसिड की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा। लेकिन जब पानी मिलाते जाएंगे तो एसिड क्या होता जाएगा पतला, और पतला होते होते उसमें 10% की जगह कितना परसेंट एसिड बचेगा 5% एसिड बचेगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया है 5% शक्ति के घोल में, है ना। तो 5% बचेगा और उसकी मात्रा कितनी बचेगी 2 लीटर। इसका मतलब यह है कि 5% पे वैल्यू कितनी है 2 लीटर है, तो 20 का गुणा कर लो 100% पे वैल्यू हो जाएगी, 20 का गुणा यहां करेंगे तो 40 लीटर। ठीक है, तो पहले 100% की मात्रा मतलब कुल मात्रा थी 20 लीटर, अभी मात्रा कितनी हो गई है 40 लीटर। इसका मतलब यह है कि हमने 20 लीटर क्या है अतिरिक्त पानी मिलाया है, तो पानी की मात्रा अतिरिक्त कितनी मिलाई गई है 20 लीटर मिलाई गई है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। दूसरा हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन से करने के लिए हमें पता है, देखिए इसमें है 5, जो हमारा घोल है उसमें है 10%। ठीक है, और जो हम पानी मिलाएंगे उसमें एसिड कितना होगा 0%, और दोनों को मिला के जो नया मिश्रण बना है उसमें एसिड कितना होगा 5%। ठीक है, तो 10 में से 5 गए कितना बचेगा 5, और 5 में से 0 गए तो कितना बचेगा 5, है ना। तो 10% वाले की मात्रा कितनी थी 20 लीटर थी, तो 5 पे वैल्यू 20 है, तो यहां भी वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, तो मिलाए गए पानी की मात्रा भी कितनी आ गई है 20 लीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोनों में तरीके आसान है।
अक्षत 1.4 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कांच के साथ एक टेबल टॉप बनाना चाहता है। टेबल है उसमें कांच का, वो टेबल टॉप बनाना चाहता है। वे टेबल टॉप के लिए 35 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी का किनारा बनाना चाहता है। किनारे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें उसको कांच लगाना है। जैसे मान लो यहां से ये है कांच, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा, और ये जो है ये क्या है, लकड़ी है, ठीक है, ये क्या है, लकड़ी। यहां से लेके यहां तक क्या है, लकड़ी है। अब देखिए उसको लकड़ी की चौड़ाई कितनी रखना है, 35 सेंटीमीटर। कितना बोला है, 35 सेंटीमीटर। और कांच की त्रिज्या कितनी है, जो कांच लगा है इसकी त्रिज्या कितनी है, 1.4 मीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें लकड़ी का क्षेत्रफल बताना है। लकड़ी का क्षेत्रफल बताना है मतलब हमें क्या बताना है, ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। हमें इस पिंक के हिस्से के क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा अंदर सर्किल बन रहा है, ये वाला अंदर जो सर्किल बन रहा है ये है कांच का। तो अंदर वाले सर्किल, बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें ये बाहर पिंक वाला एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है। हमें बड़े वाले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को घटाना है। और हमें त्रिज्या हमें दी हुई थी, हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी दे रखी है 35 सेंटीमीटर, और ये जो अंदर वाले कांच की त्रिज्या है वो है 1.4 मीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1.4 मीटर मतलब कितना, 140 सेंटीमीटर। अब देखिए कैपिटल आर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक कितनी, 137, यहां से यहां तक कितनी, 140। तो टोटल कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई है, 175, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। देखिए कैपिटल आर कितना होगा, 140 यहां तक है और 35 यहां तक। कैपिटल आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितना है, 175, ठीक है। तो 175 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, स्मॉल आर कितना है, अंदर वाली वैल्यू 1.4, कितना निकाला था मैंने, 140। तो 140 का स्क्वायर। तो देखिए अब इसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते रहेंगे कि 175 का स्क्वायर निकालेंगे फिर 140 का स्क्वायर निकालेंगे, उन दोनों को घटाएंगे। इससे अच्छा हमारे पास एक दूसरा तरीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, 22/7 इंटू 175 में से 140 गए तो कितना बचेगा, 35 इंटू 175 में 140 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 17, 14, 31, ठीक है, 315, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 315, ठीक है। अब काट दें इसको, 7 से काट देंगे हम 5 बार, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 इंटू 315, ठीक है। तो 11 का गुणा कर लें, 11 पंजे 55 की 5, हासिल के 5, 11 एकम 11, 5, 16 की 6, हासिल का 1, 11 तिया 33 और 1 34, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1 0। अब ये काय में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, 34,650 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या, एक बार मीटर 100, एक बार मीटर और 100, है ना। तो मीटर स्क्वायर में हो गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, 3.4650 मीटर स्क्वायर। ये बना हमारा किसका, लकड़ी का क्षेत्रफल। तो कितना है, 3.465 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए 2018 में स्टील और लोहे के आयात का अनुपात 7:4 था और 2020 में यह अनुपात 1:1 था। 2018 और 2020 में स्टील के आयत का अनुपात क्रमशः 4:3 था। 2018 और 2020 में लोहे के आयत का अनुपात क्रमशः क्या था, है ना। तो यह अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अनुपात समानुपात में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में बनता है। स्टील और लोहे का अनुपात कितना दे रखा है, 2018 में 7:4, ठीक है। और 2020 में कितना दे रखा है, 1:1। और हमसे बोला है कि 2018 और 2020 में, 2018 अनुपात 2020, इसमें स्टील का अनुपात कितना है, 4:3 है। कितना है, 4:3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर देखिए 4 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो हमें पहले 3 पे पता करना पड़ेगा। तो 4 पे वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4। तो 1 पे 7/4 आ गई। तो 3 पे कितनी होगी, 3 पे वैल्यू होगी 21/4, ठीक है। अब 21/4 आ चुका है, तो 21/4 और ये कितना है, वैल्यू कितनी है इसकी, 4, ठीक है। तो 21/4
4:21/4 हो जाएगा। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 21। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 16:21। ठीक है, तो लोहे के आयत का अनुपात क्रमशः कितना होगा 16:21। पहले स्टील में दिया हुआ था, हमने स्टील से 2018 से 20 का स्टील का दिया हुआ था, हमने उसको लोहे में कन्वर्ट किया, फिर लोहे से 2018 और 20 का कन्वर्ट कर दिया हमने, स्टील से लोहे और 20 का कन्वर्ट कर दिया हमने लोहे में। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 16:20। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, समझना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रघु की आय उसकी आयु और उसके भाई राघव की आयु के योग का 60% है। रघु की आयु राघव की आयु का कितना प्रतिशत है? तो हम मान लें कि रघु और राघव, ठीक है, रघु और राघव, ठीक है, रघु और राघव की आयु का योग कितना है? मान लो हम मान लें कि 100 है। बोला कि रघु की आयु राघव और इसके भाई राघव की आयु के योग का 60% है। तो यहाँ पे रघु की आयु कितनी आ जाएगी? रघु की जाएगी 60, तो राघव की कितनी हो जाएगी? राघव की आयु हो जाएगी 40। ठीक है, अब क्या बोला है कि राघव की आयु का कितना प्रतिशत है? रघु की आयु 60, राघव की आयु का कितना प्रतिशत है? तो 60 40 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 2 ये हो जाएगा 3, 2 से काट दो 50, 50 दिया 150। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 150% है। वैसे दिख ही रहा है 60 है 40 है, कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है 40 से, मतलब 50% ज्यादा है, मतलब कितना है 150% है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 पुरुष x दिनों में एक कार्य का आधा भाग कर सकते हैं, लेकिन y महिलाएं 4 दिनों में उस कार्य का 2 गुना कार्य कर सकती हैं। तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को, यहाँ पर टेक्निकल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। 2 पुरुष x दिनों में एक कार्य का आधा भाग करते हैं, तो 2 पुरुष x दिन में आधा करते हैं, मतलब पूरा काम कितना में करेंगे 2x दिन में। जब 2 पुरुषों को 2x दिन लगते हैं तो एक पुरुष को कितना लगेगा? डबल, कितने दिन लगेंगे? 4x दिन लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे y महिलाओं को कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। कितना काम करने में? 2 गुना काम करने में। तो y महिलाओं को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे, है ना? डबल काम करते हैं 4 दिन में, तो काम को कितने में करेंगे? 2 दिन में। तो y महिलाएं 2 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 2y दिन में करेगी। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा कार्यों का अनुपात कितना आ गया 4x, और कितना हो गया ये 2y। तो 2 से काट दो इसको, कितनी बार कट जाएगा 2, तो कितना रेशियो बन जाएगा 2x रेशियो में y। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2x रेशियो y, बी ऑप्शन में 2x रेशियो y। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं, कई बार गलती ये करते हैं कि 2 पे वैल्यू कितना ले लेते हैं 2x, तो 1 पे वैल्यू कितनी ले लेते हैं x। वहां पे गलत हो जाता है कि 2 महिलाएं 2x दिन में कर रही, तो एक महिला x दिन में करेगी, मतलब महिला कम हो रही है। तो जैसे महिला आधी हो गई तो काम कितने दिनों में होगा? डबल दिनों में होगा। तो 2 महिला कर रही थी 2x दिन में, तो एक महिला करेगी 4x दिन में। ऐसे ही y महिलाएं कर रही थी 2 दिन में, y महिलाएं कर रही थी आधा काम 4 दिन में, तो पूरा काम कितने में, सॉरी y महिलाएं कर रही थी डबल काम 4 दिन में, तो अब पूरा काम कितने में करेंगी? 2 दिन में। लेकिन एक महिला को कितने लगने वाले हैं? 2y दिन लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लग गया, दिनों का पता चल गया, इसके 4x इसके 2x, तो कितना हो गया 2x रेशियो में y। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट, ए और बी 1 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 6 महीने के लिए 90 गाय रखता है। यदि बी ए द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि की 3/2 राशि का भुगतान करता है, तो बी शेष 3 महीनों के लिए कितनी गाय रखता है? ठीक है, अब देखिए उन्होंने एक चारागाह किराए पर लिया है, ठीक है, और बोला है कि ए 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए 90 गाय रखता है, मतलब 6 महीने तक 90 गाय। ठीक है, सॉरी 6 महीने तक कितनी गाय? 90 गाय। 9 6 54, 540 गाय उसकी मान लो कि चरती हैं उनके चारागाह पर। यदि बी ए द्वारा किए गए भुगतान की तुलना में राशि कितनी देता है? 3/2 राशि का भुगतान करता है, तो गाय भी कितनी चराएगा? वो 3/2 गाय चराएगा। ठीक है, तो 3/2 गाय चराएगा, और चराना कितने में है? उसको 3 महीने के लिए चराना है। ठीक है, तो 540 का 3/2 उसको चराना है, तो 2 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? 270 या 810, मतलब वो 810 गायों को चराएगा। और कितने महीने तक चराएगा? 3 महीने तक। तो 1 महीने में कितनी चराएगा? 3 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा? ये वही आ जाएगा 270, है ना? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 270। सिंपल सी बात है, 90 गाय 6 महीने तक, तो 540 गाय हो गई। लेकिन ए बी ने भुगतान कितना किया? 3/2,
तो इसका 3/2 वो चराएगा भी, तो 540 का 3/2 चराएगा, मतलब कितना चराएगा, 810 चराएगा। और कितने महीने तक चराना है, 3 महीने तक, मतलब कितनी गाय चराएगा, 270। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, 18:11:5 के अनुपात में है, कुल मूल्य 1200 रुपए है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसको इसलिए डाल दिया मैंने क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में एक सिक्के वाला क्वेश्चन कराया था, तो वो बच्चों ने बोला एक बार फिर से बता दीजिएगा, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कि 18, 11 और 5 के अनुपात में है, तो मैं मान लेता हूं कि ये इसका मतलब ये है कि 18x हमारे 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 11x, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5x। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं x से मन से कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 18 सिक्के 50-50 पैसे के कितने रुपए होंगे मेरे पास यहाँ पर, 9 रुपए। 1-1 रुपए के 11 सिक्के, तो मेरे पास यहाँ पे कितने हो गए, 11 रुपए। और 2-2 रुपए के 5 सिक्के, मतलब यहाँ पर कितने हो गए, 10 रुपए। तो कितना हो गया, देखिए 11, 9, 20 और 10, 30। 30 रुपए वैल्यू बनती है टोटल। जब मैं x की वैल्यू लेता हूं 1, हमें कितना रुपए बनाना है, 1200 रुपए। तो क्या करेंगे, 40 का गुणा करेंगे। तो 1200 रुपए बनाने के लिए x की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो x की 40 का गुणा किया है, 40 का गुणा किया है, तो x की वैल्यू होगी 40। तो 18 चौके 72, 720, 11 चौके 44, 440, और 40 पंजे 200, है ना, ये होगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए 18, 11, 29 और 5, 34। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 34x, और x की वैल्यू कितनी आई है, इंटू 40। तो कितना हो जाएगा ये, 34 चौके 120 और 16, 120 और 16, 136। तो कितना हो जाएगा, 1360। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका महत्तम समावर्तक 5 तथा लघुत्तम समावर्तक 1560 है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है बुक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना ही एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। हमेशा ये दिया रहता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना इतना है, और उनका गुणनफल, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, या उनका गुणनफल इतना है तो संख्याएं क्या के संभावित मान क्या क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। वो तो इसका क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2। जैसे मैं मन से एक संख्या मान लूं कि एलसीएम एचसीएफ मेरा 3 है। ठीक है, फिर संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3x और 3y। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3x और 3y। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 3x और 3y का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3xy, है ना। 3x और 3y का एलसीएम, 3 कॉमन लेके xy, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3xy। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3xy, और एचसीएफ कितना है, 3। तो दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9xy, और यहाँ भी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9xy। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। अब इसी क्वेश्चन को मैं 4 संख्याओं में सेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो 4 संख्याएं में एचसीएफ कितना है, 5। तो संख्याएं कितनी होंगी, 5a, 5b, 5c और 5d। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, 5 कॉमन है, a b c d, और एलसीएम कितना दे रखा है, 1560। तो एबीसीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी, 5 से काट दो, 5 दिया 15, है ना। फिर 5 एकम 5 बचेगा, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा ये, 312। अब देखिए जब इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे, सारी संख्याओं का गुणा करेंगे, तो देखिए 5a इंटू 5b मतलब 25ab, 25ab इंटू 5c मतलब 125 abc, और 125 इंटू 5d, 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 625, और एबीसीडी तो कितना हो जाएगा, 625 एबीसीडी। तो 625 एबीसीडी, 625 एबीसीडी। ठीक है, तो 625 एबीसीडी निकालना है हमें गुणनफल। तो 625 इंटू एबीसीडी की वैल्यू कितनी आई है, 312। तो 625 में 312 का गुणा कर लेते हैं, 625 इंटू 312। तो 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 4 9 और 1 10 की शून्य, हासिल का कितना हो जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 15 27, 2 29 और 1 30 की शून्य, हासिल के कितने हो जाएंगे 3, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल का कितना हो जाएगा 1, 6 कम 6 और 6 12 और 1 6 18 और 1 19। तो कितना हो जाएगा 195000। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 195000। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 40% अधिक समय लेता है। दोनों एक साथ 10 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं।
यदि बी कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य ए द्वारा कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है कि ए हमें दे रखा है कि ए बी से कितना है 40% अधिक समय लेता है। तो जैसे अगर ए 100 दिन, बी 100 दिन लेता है तो ए कितना लेगा 140 दिन। तो समय का अनुपात, यहाँ पर टाइम का अनुपात कितना हो गया 14:10, और तो यहाँ पर इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा 10:14। जो ज्यादा समय लेता है उसको कम समय, जो ज्यादा समय लेता है उसकी इफिशियंसी कम होती है, जो कम समय लेता है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। मतलब रिलेशन कैसा होता है, उल्टा। तो जब टाइम का रेशियो बना है 14:10 तो इफिशियंसी का कितना बन जाएगा 10:14। अब बोला कि दोनों एक साथ काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो दोनों एक साथ काम को 10 दिन, 14 और 10 कितना हो गया 24। 24 इंटू 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। मतलब काम कितने यूनिट का है 240 यूनिट का है। बोला कि बी कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी कार्य शुरू करेगा तो बी की इफिशियंसी कितनी आई है 14, और 5 दिन कार्य करके छोड़ देगा, मतलब कितनी यूनिट करेगा 70 यूनिट कर लेगा। 14 पंजे 70, तो शेष काम कितना बचेगा हमारा 170, और वो करना किसको है ए को। और एक दिन में कितनी करता है 10 यूनिट, तो 170 यूनिट करने में कितने दिन लग जाएंगे 17 दिन। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 17। हाँ सही है, यहाँ पर हम इसको और छोटा भी कर सकते थे 5 और 7, है ना, लेकिन आंसर वही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बीच में इसलिए डाल दिया कि रिवीजन होता रहे आपका। स्पीड का रेशियो कितना है देखिए 3 और 4, ठीक है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4 और 3, और दोनों समय में अंतर कितना, एक बार पहुंच रहा है 15 मिनट देरी से और एक बार पहुंच रहा है 15 मिनट पहले। जैसे मान लो कि उसका 8 बजे पहुंचने का टाइम है तो 15 मिनट पहले, 15 मिनट देरी से मतलब कितना 8:15 पे, और 15 मिनट देरी पहले मतलब कितना 7:45 पे। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है 30 मिनट का है, और रेशियो में कितने का अंतर है 1 का। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई है 30, तो 4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, और 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो 120 मिनट, और स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 मिनट मतलब कितने 2 घंटे। तो 3 की स्पीड से कितना समय, कितने किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी 6 किलोमीटर की। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, बीच बीच में रिवीजन करना जरूरी है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा 2, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 12, और 12 में 2 का गुणा होगा तो 12 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1521 से 21 में 1 किस किस में आता है 1 में और 9 में आता है। 2 अंक लो काट दो, क्या बचा 15। 15 से छोटा स्क्वायर क्या है 9, किसका है 3 का। 3 को 1 बढ़ाओ 4, 3 चौके 12। ये जो 15 है हमारा इस 12 से क्या है बड़ा है, तो 15 बड़ा है तो संख्या कौन सी लेंगे हम बड़ी वाली। तो बड़ी वाली संख्या क्या है 9, और ये 3 तो यहाँ आता ही आता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया है 39। तो मैं यहाँ पर इधर लिख लूंगा मैं 39, और यहाँ पर कितना है 18 इंटू 39 प्लस 341 प्लस 24। ये हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो बस अब इसको कर लेंगे। तो 39 इंटू 18 है ना, 18 चौके 72, 720 में से 18 गए तो कितना बचेगा 702 प्लस 341 प्लस 24। तो इकाई का अंक देख लें, 4 और 1 5 और 2 7, कितना 1067 है ना। 702 और ये कितना हो जाएगा देखिए 1043 और 24 कितना 67, तो 1067। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% के बाद 30% तथा 20% के बाद 30%, दो छूट हैं। एक है 25% के बाद 30% तथा 20% के बाद 30% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 17.5 रुपए है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है। 100 रुपए पर पहले 25% की छूट दी, मतलब कितने पे पहुंच गए हम 75 पे पहुंच गए। उसके बाद 30% की और छूट दी, तो देखिए 10% 75 का कितना हो जाएगा 7.5, तो 30% 3 गुना कितना हो जाएगा 7 या 21 और 1.5 22.5 की छूट हमें और देना। तो 75 में से 22.5 हम और घटा लें, है ना। तो 75 में से 22 गए तो कितना हो जाएगा, 75 में से 20 गए 55, है ना, 2 और गए 53 और आधा और गया 52.5, तो कितना हो जाएगा ये 52.5 पे हम पहुंच गए। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि 100 वैल्यू है, 100 से हमने क्या दिया है सबसे पहले
20% की छूट, तो कहाँ पहुंच गए 80, और 80 में 30%, 10% 8, तो 30% 24, 24 की और छूट, तो कितना पहुंच गया 56। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, 3.5 का अंतर है, 52.5 और 56 में 3.5 का अंतर है, और अंतर कितना दिया है 17.5 का। दशमलव से दशमलव हटा लो, 35 पंजे 175, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना होने वाला है 500। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500, हमने 100 माना था और 100 पे वैल्यू कितनी आई है 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी से 2 गुना बेहतर श्रमिक है और किसी काम को बी से 14 दिन पहले खत्म कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल सा है, ए बी से 2 गुना बेहतर, मतलब अगर ए 1 यूनिट, बी 1 यूनिट करता है तो बी ए कितनी यूनिट करेगा 2 यूनिट, है ना। बी अगर 1 यूनिट कर रहा है तो ए कितनी यूनिट करेगा 2 यूनिट करेगा, क्योंकि वो 2 गुना बेहतर कार्य श्रमिक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये हो गया है इसकी इफिशियंसी का, ठीक है, कितनी यूनिट करता है, तो समय कितना हो जाएगा 1 और 2, है ना, अगर ये अनुपात में है तो 1 और 2। तो बोला कि बी से 14 दिन पहले काम खत्म कर लेता है, तो बी से रेशियो में कितना कम है 1, और लगने वाले दिनों में कितना कम है 14। तो हमसे पूछा एक अकेला उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, एक करता कितने में 1 में, और 1 की वैल्यू ही हमारी आ गई है 14, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 14, डी ऑप्शन में 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन था, तालिका वाला क्वेश्चन था, डीआई बेस्ड आया था, तो मैंने सोचा आपको प्रैक्टिस कराना है तो डाल देते हैं। निम्न तालिका उन 6 शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाती है जो कोविड रोगी पाए गए हैं। ठीक है, ये जनसंख्या का प्रतिशत जो कोविड रोगी हैं, पुरुष कोविड रोगी और महिला कोविड रोगी, है ना। देखिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये अनुपात अच्छे से लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो अनुपात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना है 3:2 है, ये पेन थोड़ा पतला है। यदि शहर हरिपुर में पुरुष कोविड रोगियों की संख्या 8,436 थी, तो हरिपुर में पुरुष की संख्या, ये पुरुष का रेशियो महिला का रेशियो, ये है पुरुष और ये है महिला, तो पुरुष का रेशियो कितना है 6, और वैल्यू कितनी दे रखी है 6 पे वैल्यू दे रखी है 8,436। तो 6 से काट देते हैं, 1 पे आ जाएगा, 6 कम 6 बचेगा 2, 6 चौके 24, नहीं जा रहा 6 6 36, ठीक है 1406। और वैल्यू हमें क्या महिलाओं की, तो महिलाओं का कितना हो जाएगा 5 पे कितना हो जाएगा। अब देखिए आगे बोला है कि शहर सीतापुर में महिला कोविड रोगियों की संख्या हरिपुर में महिला कोविड रोगियों की संख्या से 30% कम थी। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हरिपुर में महिलाओं की संख्या कितनी थी। हरिपुर में पुरुष की संख्या थी इतना, उसका 1 का वैल्यू इतना आया, और हरिपुर में कितने रेशियो है 5, तो 5 का गुणा कर लेते हैं, 14 पंजे 70 और 6 पंजे 30, मतलब कितना 7030, कितना हो जाएगा 7030। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी हरिपुर में महिलाओं की संख्या, और इससे 30% कम थी, मतलब सीतापुर में कितनी थी, इसका 70% थी। तो सीतापुर में महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगा इसका 70%, तो 7 सतैया 49 और 30 आते 21, 4921 इतनी क्या थी महिलाएं थी। तो बोला है कि तो सीतापुर में कोविड रोगियों की संख्या कितनी थी, सीतापुर में कोविड रोगियों की संख्या, तो सीतापुर में देखिए पुरुष महिलाएं हो गई हैं, एक हमें महिलाओं की संख्या पता चल गया, 1 पे वैल्यू कितनी है इतनी है 4921, और पुरुषों की संख्या कितनी है 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 पे वैल्यू हमें पता चल गई। तो 3 पे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम क्या करें 3 का गुणा कर लें, तो कितना हो जाएगा 4921 इंटू 3, तो 4 तिया 12, है ना, और 12,000 9 तिया 27, 2700 और 21 तिया 63, तो कितना जाएगा 3 6 7 4 1, 14,763। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है 14,763। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। और अभी ये डीआई बेस्ड क्वेश्चन बना रक्षक और जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए थे, हर सेट में एक डीआई का क्वेश्चन था, इसलिए भी मैं अपने मॉक टेस्ट में डाल रहा हूं, ताकि अगर एमपी पुलिस में आता है तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर बरकरार रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलफोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 23% अधिक पैसे लेता है। यदि एक ग्राहक ने सेल फोन के लिए 7,011 रुपए का भुगतान किया तो सेल फोन की कीमत क्या थी। तो सीधी सी बात है 23% अधिक रखता है, मतलब कितना रखता है 123% रखता है, और रखता कितना है 7,011। तो बोला 123 पे वैल्यू दी हुई है, हमें 100 पे वैल्यू निकालना है, तो 123 पे वैल्यू दी है तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,011 123 और इंटू 100 हो जाएगा 100 पे वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा है। 6 से काट देते हैं, है ना, 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 त्रिका 9,
बचेगा 1 है ना, 3 त्रिका 9, बचेंगे 2, 30 आते 21 है ना। फिर 41 से काट देते हैं इसको सीधे, 41 पंजे 205 है ना, बचेगा 28, 41 सत्ते है ना, और इंटू कितना 100, तो 57 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5700। तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन था, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो हवाई जहाज एक दूसरे की ओर भिन्न भिन्न गति 60 मीटर प्रति सेकंड और 75 मीटर प्रति सेकंड से उड़ रहे हैं। यदि हवाई जहाज के बीच की दूरी 54 किलोमीटर है तो दोनों हवाई जहाज को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। और हमें ये मान के चलना है कि हवाई जहाज की लंबाई क्या है, नगण्य है। ठीक है, तो एक दूसरे की ओर उड़ रहे हैं तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो एक की है 60 मीटर प्रति सेकंड, एक की है 75 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी 135 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दूरी काय में दे रखी है, किलोमीटर में, तो हम क्या करें, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं है ना। किलोमीटर प्रति घंटे में तो क्या हो जाएगा 18/5, 5 से काटा इसको कितनी बार कटेगा ये, 5 दूनी 10, बचेगा 3, 5 सत्ते 35, मतलब 27 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। और उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना है 54, तो लगेगा कितना समय, दूरी के बटे में 4। ठीक है, तो 18 तिया 54, 3 से काट दिए इसको 9 बार, तो 1/9 घंटा लगेगा। 1/9 घंटा, तो इसको मिनट में दिए हैं सारे ऑप्शन, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 का गुणा, तो कितना हो गया है ये 60/9, तो 6 9 6 54, 6 मिनट, 6 मिनट वाला कितने हैं 2 है ना, तो 9 6 54 बचा 6, भाग दिए कितने 9 से, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3 मिनट है ना, 1/3 20 मिनट का, तो 2/3 कितने 40 सेकंड के, सॉरी 1 मिनट 60 सेकंड का, तो 2/3 कितने के हो जाएंगे 40 सेकंड के, तो कितना आंसर हो जाएगा 6 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि जोगेश्वर ने विक्रय मूल्य के 20% के रूप में अपने लाभ का अनुमान लगाया तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी हमें लाभ कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ आ जाता है। जैसे 120 का सामान है ना, और क्रय मूल्य 100 रुपए है ना, तो नहीं 120 में बिका है और 100 रुपए क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना है 20 रुपए। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। ठीक है, तो अभी वो उसने क्या बोला कि वस्तु के विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटाएं तो हमें लाभ प्रतिशत पता चलेगा, और लाभ प्रतिशत है कितना, विक्रय मूल्य के 20% के रूप में। तो विक्रय मूल्य का 20% मतलब कितना, विक्रय मूल्य का 1/5, तो इसके 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 5 SP माइनस 5 CP बराबर SP। अब SP SP एक तरफ कर ले तो 4 SP बराबर कितना हो जाएगा 5 CP। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 4 का CP बराबर 5 का SP, मतलब 4 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु का मूल्य मिल गया, तो कितने का फायदा हुआ 1 का, कितने पे 4 पे, तो 1/4 मतलब कितना 25%, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 54 को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 10 गुना दूसरे भाग के 22 गुना 780 के बराबर है, तो दोनों भागों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 54 है, 54 को हमें 2 भागों में बांटना है, एक को मैं मान लेता हूं x, एक को मान लेता हूं 54 माइनस x। बोला एक का 2 गुना, पहले का 10 गुना दूसरे के 22 गुना, क्या है इन दोनों का योग कितना है, कितना है 780 है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 10x प्लस 22 इंटू 54 माइनस एक्स बराबर कितना 780। तो ये हो जाएगा देखिए 10x प्लस 500 1080 और 108 मतलब कितना 1100, 1080 और 108 कितना हो जाएगा ये 1188 है ना, 1188 माइनस 22x और बराबर में कितना हो जाएगा ये 780। तो ये कितना बचेगा, माइनस के 12x बचेंगे, 22x में से 10x जाएंगे तो माइनस के 12x, इस तरफ आके कितना जाएंगे प्लस के 12x, और 1188 में से कितना घटाना है 780, तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए 408 है ना, 1188 7 4 408, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 तिया 36 बचेगा 4, 12 चौके 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। तो हमारे 2 भाग थे, तो एक भाग हो गया है 34, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 20, और इनका गुणनफल हमें निकालना था। ठीक है, तो दोनों भागों का गुणनफल, तो 34 दूनी 68 कितना हो जाएगा 680। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन में 680। चलिए, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं,
10 रुपए और 5 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात 3, 4 और 2 है, उसके पास न्यूनतम राशि क्या हो सकती है। ठीक है, तो न्यूनतम राशि के लिए हम जैसे इसको देखें तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, दे रखा है, देखिए कितना, 3, 4 और 2। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखिए इसमें क्या है, अगर हम 10 के सिक्कों को मान ले x और इसको 5 के सिक्कों को मान ले y और 2 रुपए के सिक्कों को मान ले z, तो 3x पे वैल्यू कितनी है, x इंटू वाई कितना है 3, y इंटू जेड कितना है 4 और z इंटू एक्स कितना है 2। तीनों का गुणा करेंगे तो x y z कितना हो जाएगा 24, तीनों के 12 दूनी 24। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पर हम देख लें कि इसको 3 से भाग दें, है ना, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से भाग दें तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी है, वाई जेड की वैल्यू कितनी है 4, तो वाई जेड से भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और जेड एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो जेड एक्स से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जेड एक्स से भाग देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, तो जेड मतलब हम क्या करें, 2 रुपए के 8 सिक्के मतलब कितने हो गए 16 और x 10 रुपए के 6 सिक्के मतलब कितना 60 और 5 रुपए के 12 सिक्के मतलब कितना 60, तो 60 60 120 और ये कितना हो गया 136। ठीक है, लेकिन हमने ये सब डबल डबल लिया था तो हमारे पास अमाउंट कितना होगा इसका आधा, तो 136 का आधा कितना होगा 68। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 68। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सिक्के वाले क्वेश्चन मैंने आज 2 डाल दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक मॉक टेस्ट और लेकर आएंगे, मैं ऐसे ही और नए नए क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।